सबसे पहले हम समझते हैं अपवाह तंत्र या फिर रिवर सिस्टम क्या होता है। तो एक मुख्य नदी व उसकी अन्य सहायक नदी या फिर ट्रिब्यूटरीज नदियों के संपूर्ण तंत्र को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। तो इसको हम एक मैप के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये एक मुख्य नदी है ना। इसके अलावा ये छोटी छोटी इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। तो जब एक बड़ी नदी में कोई छोटी छोटी बहुत सारी नदियां आकर के मिलती हैं तो उस नदी के संपूर्ण सिस्टम को या फिर संपूर्ण तंत्र को क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र बोलते हैं, है ना। इसी को हम कैचमेंट एरिया भी बोलते हैं, रिवर बेसिन भी बोलते हैं, है ना। बहुत सारे नाम अलग अलग दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियां गंगा और यमुना है। तो आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। तो ये दो यहाँ की सबसे प्रमुख नदियां हैं। उत्तर प्रदेश में हिमालय से निकलकर आने वाली नदियां सदानीरा होती हैं, जबकि दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। जो हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं उनमें वर्ष भर पानी की कोई कमी नहीं रहती है ना। उसका रीजन ये है कि वो जो पानी उन्हें प्राप्त होता है वो ग्लेशियर के द्वारा या फिर आप ऐसा बोले बर्फ के जो पहाड़ होते हैं उनके द्वारा उसे पानी मिलता है, इसलिए उनमें कभी पानी की कमी नहीं होती। जबकि जो दक्षिणी पठार से नदियां निकलती है ना, जो आप देखेंगे जो बुंदेलखंड का पठार है दक्षिण में, तो वहां पर जो भी नदियां आती हैं तो वो ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं क्योंकि वो मानसून पर डिपेंड होती हैं। प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग ऊंचा है तथा ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है, अतः प्रदेश की अधिकांश नदियां उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है ना। तो ये मैप से हम समझिए, देखिए जो उत्तर पश्चिमी पार्ट है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, ये क्या है? ये ऊंचा है। जबकि जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है ये वाला, ये उत्तर प्रदेश का ढाल वाला एरिया है। इसलिए जो मैक्सिमम नदियां उत्तर प्रदेश में बहती हैं वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। तो आप मैप में भी देख सकते हैं जितनी भी नदियों का फ्लो है वो दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर की ओर है, इसलिए मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। देखिए जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है या फिर प्रायद्वीपीय भारत है, उसका जो उत्तरी प्रायद्वीपीय वाला भाग है, जो आप मध्य प्रदेश वाला भाग बोल सकते हैं ना, तो मध्य प्रदेश की जो नर्मदा भ्रंश के ऊपर वाली नदियां हैं वो सारी उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। उसका कारण ये है कि जो उत्तर प्रायद्वीपीय भारत है, उत्तर प्रायद्वीपीय पठार है, उसका ढाल उत्तर की ओर है ना। यही कारण है कि ये चंबल, बेतवा, कैन और भी बहुत सारी नदियां हैं जो कि आकर के यमुना और गंगा में आकर के मिलती हैं, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट बेस पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब हम उत्तर प्रदेश की नदियों का वर्गीकरण समझते हैं ना, कि उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं इनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो इनका जो हमने वर्गीकरण किया है वो कैसे किया है? उत्पत्ति के आधार पर या फिर ओरिजिन के आधार पर किया है, अर्थात जहां से नदियों का ओरिजिन होता है या फिर नदी जहां से निकलती है उस आधार पर हमने ये वर्गीकरण किया है ना। तो देखिए, एक है हिमालयी नदियां, है ना। हिमालयी नदियां का मतलब है ऐसी नदियां जिनका ओरिजिन हिमालय पर्वत से या फिर हिमालय रीजन से होता है। दूसरी है मैदानी नदियां, है ना। मैदानी नदियां मतलब हमने फिजिकल डिवीजन अच्छे से पढ़ा है ना। नदियों के द्वारा जो मैदान बनाए गए हैं गंगा यमुना के द्वारा खासतौर पर, तो वहां से जो नदियां निकलती हैं उसे हम बोलते हैं मैदानी नदियां। और एक है पठारी नदियां, है ना। जो दक्षिण का पठार है, जो बुंदेलखंड का पठार रीजन है, वहां से जो नदियां निकलती हैं उसे हम बोलते हैं पठारी नदियां। तो देखिए, हिमालयी नदियों के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां? गंगा है, यमुना है, काली या फिर शारदा है, रामगंगा, गंडक, सरयू, रोहिणी, राप्ती। तो ये सारी नदियां कहाँ से निकलती हैं? हिमालयी नदियां। तो इनको हम चर्चा करेंगे डिटेल में, आप मैप में भी देख सकते हैं। मैदानी नदियों की बात करें तो गोमती है, पांडो है, वरुणा, सई और ईशान, ये सारी मैदानी नदियां जो कि मैदानी भाग से निकलती हैं। और एक है सोन, कैन, रिहंद, टॉन्स, बेतवा, चंबल, कनार है। तो ये जो दक्षिण ओर से आकर के मिलती हैं यमुना और गंगा में, तो ये पठारी नदियां हैं जो कि पठारी क्षेत्र से या फिर बुंदेलखंड के पठार वाले रीजन से निकलती हैं। चलिए अब इन नदियों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम गंगा नदी को चर्चा करते हैं ना। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? तो पद्मा, जाह्नवी, सुरसरी, देव नदी, भागीरथी। तो ये सब गंगा के अन्य नाम भी हैं, आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उद्गम की बात करें तो उत्तराखंड राज्य के गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर या फिर गंगोत्री हिमनद से इसका ओरिजिन होता है। अपने उद्गम स्थल या फिर प्लेस ऑफ ओरिजिन से जो ये गंगा का ओरिजिन होता है वो भागीरथी के नाम से होता है। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे गंगा नदी बनती है ना, अगली स्लाइड में। तो जब इसका ओरिजिन होता है तो भागीरथी के नाम से होता है, कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तर प्रदेश में ये 1450 किलोमीटर बहती है। तो ये सारे फैक्चुअल डाटा है, आपको याद रखना है। मुहाने की बात करें तो गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, आकर के मिलती है और इसे इनकी संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो गंगा है ना, जो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? पद्मा बोला जाता है। और जो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है
इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जब ये आपस में मिल जाती हैं तो इनकी संयुक्त धारा को क्या बोला जाता है, मेघना के नाम से जाना जाता है। इसको हम बाद में भी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं और फिर डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बाएं हाथ की या फिर लेफ्ट साइड की यदि हम सहायक नदियों की बात करें तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा, गंडक, ये सारी बाएं हाथ की या फिर लेफ्ट साइड की नदियां हैं। और यदि राइट साइड की बात करें, दाएं तट की बात करें तो यमुना, टोंस, सोन, है ना, ये सारी दाएं तट की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी को पवित्र नदी, होली रिवर या फिर प्राणदायिनी रिवर भी कहा जाता है। तो आपको पता ही होगा गंगा की पवित्रता सब सर्वाधिक है ना, भारत में बहुत पवित्र नदी इसको माना जाता है। इसके अलावा इसे प्राणदायिनी रिवर भी कहा जाता है। प्राणदायिनी रिवर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये पता नहीं कितने ही लोगों को पानी पिलाती है, इसके अलावा कितने ही लोगों का जीवन इस पर डिपेंड है, इसलिए इसे प्राणदायिनी नदी भी कहा जाता है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे आखिर गंगा बनती कैसे है। तो हम उत्तराखंड रीजन में जो ये पूरी गंगा बनती है उसको हम समझेंगे कैसे कैसे ये गंगा बनती है। तो देखिए, सबसे पहले एक संतोपद ग्लेशियर या फिर हिमनद है जहां से विष्णु गंगा नदी का ओरिजिन होता है, और एक कामेद ग्लेशियर है, यहाँ से धौली गंगा नदी का ओरिजिन होता है। ये दोनों नदी आपस में मिलती हैं विष्णु प्रयाग में और यहाँ से इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। आपको पता होना चाहिए कि अलकनंदा नदी किन किन का संगम है, विष्णु गंगा नदी का और धौली गंगा नदी का। इसके अलावा इसी अलकनंदा नदी में एक और नदी आकर के मिलती है जिसे हम नंदाकिनी नदी बोलते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, नंदा देवी ग्लेशियर या फिर हिमनद। देखिए, जितनी भी ये नदियां निकल रही हैं ये ग्लेशियर से निकल रही हैं या फिर हिमनद से निकल रही हैं। ग्लेशियर का मतलब है जो बर्फ के पहाड़ होते हैं उनका बर्फ ही पिघल पिघल के नदियों के रूप में आगे बढ़ता है। तो नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग में आकर के मिलती है अलकनंदा से। फिर एक और पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, पिंडार नदी, जिसे हम कर्णगंगा भी बोलते हैं। तो ये भी अलकनंदा में आकर के मिलती है, कहाँ पर, कर्णप्रयाग में। अब देखिए, ये एक विष्णु प्रयाग है, एक नंद प्रयाग है और एक कर्ण प्रयाग है ना। प्रयाग क्यों बोला जाता है इसको, जो पवित्र नदियां होती हैं इनके मिलन स्थल को प्रयाग भी बोला जाता है। ठीक है, तो अलकनंदा नाम कहाँ से पड़ा है, विष्णु प्रयाग से। नंद प्रयाग में एक नंदाग्नि नदी मिली और कर्ण प्रयाग में एक कर्णगंगा नदी आकर के इससे मिल रही है। चौरावारी ग्लेशियर से एक और नदी निकलती है, मंदाकिनी नदी, है ना। केदारनाथ मंदिर भी इसी के किनारे स्थित है और जब अभी 2013 में बाढ़ आई थी तो मंदाकिनी और अलकनंदा नदी में ही आई थी। तो मंदाकिनी नदी निकलती है चौरावारी ग्लेशियर से और अलकनंदा में आकर के मिलती है रुद्रप्रयाग में। तो ये कहाँ पर आकर मिल रही हैं ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डिटेल में कवर किया है। फिर एक गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी, है ना। कई बार इसको ही गंगा मान लिया जाता है और इसको ही बोला जाता है कि जो गंगा नदी का ओरिजिन है वो गंगोत्री से होता है, भागीरथी के नाम से। ठीक है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी का ओरिजिन होता है और ये अलकनंदा में जाकर के मिलती है। कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में। एक नदी और है खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, कौन सी, भीलांगना नदी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भीलांगना और भागीरथी के संगम पर एक डैम है जिसे हम टिहरी डैम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है। तो ये आपको याद रखना है, भीलांगना और भागीरथी के संगम पर टिहरी डैम है जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है। तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। इसके बाद से इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है तो इसके बाद से इसका नाम गंगा नदी हो जाता है और हरिद्वार के बाद से ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है और आगे चलकर ये बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये था उत्तराखंड वाले रीजन में गंगा नदी कैसे बनती है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया क्योंकि कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। चलिए, तो गंगा नदी के बारे में आगे समझते हैं। तो गंगा नदी प्रदेश के बिजनौर जनपद या फिर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में प्रवाहित होती है। तो देखिए, यहाँ पर बिजनौर से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है ना, और 27 जिलों में प्रवाहित होती है। 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इसे एक ऐतिहासिक निर्णय में गंगा और यमुना को जीवित मानव का या फिर जीवित इकाई के रूप में दर्जा देने का आदेश दिया। तो देखिए, ये एक ऐसी नदी है गंगा जिसे जीवित मानव या फिर जीवित इकाई का दर्जा मिला हुआ है। मतलब जैसे एक इंसान होता है उसी प्रकार से इसे भी कोर्ट के द्वारा जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है ना। तो आपको याद रखना है। गंगा नदी के किनारे स्थित शहर की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से शहर इसके किनारे स्थित हैं। तो एक प्रयागराज आपको पता ही होगा, जहाँ पर यमुना और गंगा आपस में मिलती हैं, पहले से इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। एक है वाराणसी, आप मैप में भी देख सकते हैं, कानपुर। तो ये कुछ प्रमुख शहर हैं जो कि इसके किनारे स्थित हैं। इसके अलावा अन्य शहर की बात करें तो कन्नौज, बिठूर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया। तो ये कुछ अन्य शहर हैं जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आपको याद रखने हैं। नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय नदी या फिर नेशनल रिवर के रूप में घोषित किया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये हमारी राष्ट्रीय नदी या फिर नेशनल रिवर है। कब घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, नवंबर 2008 में।
मीठे पानी या फिर फ्रेश वाटर की जो एक डॉल्फिन होती है, ठीक है, वो गंगा नदी में पाई जाती है और इसे राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है 2009 में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो कि हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है वो डॉल्फिन है, और कौन सी डॉल्फिन है? गंगा डॉल्फिन है ना, गंगा नदी में ये पाई जाती है फ्रेश वाटर में, और 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। गंगा नदी में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए तथा इसकी सफाई के लिए जुलाई 2014 में भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे नामक एक परियोजना या फिर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो 2014 में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य क्या था? गंगा के प्रदूषण को नियंत्रित करना या फिर इसकी साफ सफाई करना। तो आपको याद रखना है। एक नोट देख लेते हैं। गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक एक विषाणु या फिर वायरस पाया जाता है, जो कि अन्य जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देता, ठीक है। इसलिए माना जाता है कि गंगा का जो पानी है काफी ज्यादा साफ होता है, काफी ज्यादा प्योर होता है, क्योंकि इसमें एक विषाणु पाया जाता है ना, बैक्टीरियोफेज नाम का एक विषाणु पाया जाता है, जो कि सूक्ष्म जीव होते हैं और जीवाणु होते हैं, उनको ये जीवित नहीं रहना देता। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है। तो देखिए यहाँ पर जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां प्रवेश करती हैं बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के वजह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, तो ये डेल्टा बनाते हुए गिरती है ना। ये आपने यहाँ पे इमेज भी मैंने आपको डाली है, आप देख सकते हैं ना। डेल्टा मतलब क्या होता है? देखिए, जब नदी अपने मुहाने पर पहुंचती है, मुहाने का मतलब है जब समुद्र के पास पहुंचने वाली होती है, तो अन्य बहुत सारी छोटी छोटी वितरिकाओं में इस प्रकार से विभाजित हो जाती है ना, और ऐसे फिर वो समुद्र में जाकर के मिल जाती है। तो इससे हम बोलते हैं डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव वनों या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए काफी प्रसिद्ध है ना। मैंग्रोव फॉरेस्ट किस लिए जाने जाते हैं? देखिए, जहां पर भी फ्रेश वाटर और जो खारा पानी होता है समुद्र का, ये मिलते हैं, तो वहां पर अक्सर मैंग्रोव वनों का विकास हो जाता है। ये काफी सख्त और मजबूत पेड़ होते हैं, जो कि कोस्टल या फिर तटीय क्षेत्रों को सुनामी, तूफानों आदि से भी संरक्षित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। तत्पश्चात आगे बढ़ते हुए यह बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है ना। तो आपको यह पता होना चाहिए कहाँ कहाँ बहती है, किन किन राज्यों में। सबसे पहले उत्तराखंड से इसका ओरिजिन होता है, फिर उत्तर प्रदेश आती है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए ये पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है ना, और फिर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। फिर इनकी संयुक्त धारा को मेघना बोलते हैं, और मेघना जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। सर्वाधिक कहाँ? उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, और सबसे कम झारखंड में प्रवाहित होती है। गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदी है ना। अब इसकी कुछ हम सहायक नदियां जो कि बाईं ओर से मिलती हैं उनको देखते हैं एक एक करके। पहली है रामगंगा नदी। इसका उद्गम की हम बात करें तो पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है ना, हिमालय रीजन से होता है। मुहाना बात करें तो कन्नौज, जिसे हम इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं, कन्नौज में गंगा से ये मिल जाती है। शिवालिक श्रेणी को पार करते हुए नैनीताल से बहते हुए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बहती है ये, और उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के समीप मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। मैदानी यात्रा के 24 किलोमीटर के उपरांत कोह नदी इससे आकर के मिलती है ना। तो ये कुछ फैक्ट मैंने यहाँ इस लाइन में कवर किए हैं, आपको याद रखना है ना। शिवालिक को पार करती है, उसके बाद नैनीताल से ये बहती है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। उसके बाद उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के समीप मैदानी क्षेत्र में या फिर मैदानी भूभाग में प्रवेश करती है ना। और एक कोह नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बरेली रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। जो बरेली है वो रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। अगली नदी है गोमती नदी। इसका यदि उद्गम की बात करूं तो फुलहर झील पीलीभीत जिला से इसका ओरिजिन होता है ना। मुहाने की बात करूं तो गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी से ये मिलती है ना। तो गंगा में जाकर ही मिलती है, गाजीपुर के समीप। गोमती नदी के तट पर लखनऊ और जौनपुर शहर स्थित है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लखनऊ और जौनपुर किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। मैप में भी मैंने आपको यहाँ पर बताया, देखिए है ना, कैथी नामक स्थान पर आकर के गंगा से ये मिलती है। सई नदी इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। तो सई इसकी सहायक नदी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगली नदी है घाघरा नदी। उद्गम की बात करूं तो मानसरोवर झील है ना, तिब्बत वाले रीजन से इसका उद्गम होता है। मापचा चुंग हिमनद या फिर ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, तिब्बत प्लेट्यू से या फिर तिब्बत रीजन से। मुहाने की बात करें तो बिहार की छपरा में गंगा नदी में जाकर के ये मिलती है ना। तो बिहार की छपरा में गंगा से ये मिलती है, और बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच थोड़ी ये सीमा भी बनाती है ना। ये आप मैप में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बाउंड्री का निर्माण भी करती है। सहायक नदियों की बात करें तो सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंडक, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं।
यह नदी कुछ दूर तक बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य बाउंड्री या फिर सीमा बनाती है। तो अभी मैंने आपको बताया बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य थोड़ा सा ये बाउंड्री का निर्माण करती है। इसे सरयू नाम से भी जाना जाता है ना, इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या सरयू नदी के किनारे, तो आपको सभी को पता ही होगा कि जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है, और सरयू नदी इसका घाघरा को भी सरयू नदी के नाम से ही जाना जाता है ना। चलिए अब बात करते हैं शारदा नदी की। तो उद्गम कहाँ से है? नेपाल हिमालय के मिलान हिमनद या फिर मिलान ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। मुहाने की बात करें तो सीतापुर के वासरा के समीप घाघरा नदी में ये आकर के मिलती है ना, तो घाघरा नदी में जाकर के मिलती है। अपने उद्गम स्थल से गौरी गंगा के नाम से जानी जाती है, तो जब इसका उद्गम होता है तो इसे गौरी गंगा नदी कहा जाता है। टकनपुर बहरामपुर में घाघरा नदी में मिलती है ना, तो यहाँ पे आप देखिए मैंने आपको बताया घाघरा नदी में आकर के मिलती है किस स्थान पर? टकनपुर या फिर बहरामपुर के पास। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है तथा नेपाल व पीलीभीत की सीमा बाउंड्री को निर्धारित करती है ना। तो जब ये एंटर करती है तो पीलीभीत जिले से एंटर करती है, और कुछ नेपाल और पीलीभीत या फिर नेपाल और उत्तर प्रदेश की कुछ सीमा भी ये बनाती है, तो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं राप्ती नदी की। उद्गम स्थान नेपाल या फिर लघु हिमालय से होता है, धौलागिरी की दक्षिणी में रुकुमकोट के निकट से। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो लघु हिमालय है या फिर मध्य हिमालय जिसे हम बोलते हैं, तो वहां से इसका ओरिजिन होता है। रुकुमकोट नामक एक स्थान है। मुहाने की बात करें तो देवरिया के बहरज नामक स्थान पर घाघरा नदी से जाकर के मिलती है ना। तो राप्ती नदी किसमें मिलती है? ये देखिए मैंने आपको बताया है घाघरा नदी में जाकर के मिलती है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोरखपुर किस नदी के किनारे अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। रोहिणी इसकी मुख्य सहायक नदी है, एक नदी है रोहिणी जो कि इसकी राप्ती की सहायक नदी है। तो ये सारे पॉइंट फैक्चुअल हैं, आपको याद रखने हैं। राप्ती की एक उत्तरी मुख्य शाखा बूढ़ी गंडक कहलाती है। राप्ती की एक उत्तरी मुख्य शाखा है जिसे हम बूढ़ी गंडक के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं गंडक नदी की। उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है इसका? तो नेपाल हिमालय से इसका ओरिजिन होता है। मुहाना कहाँ है? तो सोनपुर हाजीपुर के पास जाकर के गंगा में मिलती है, तो सीधे गंगा में मिलती है बिहार में जाकर के। यह बिहार व उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है ना। तो ये गंडक नदी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की कुछ सीमा को निर्धारित करती है। देखिए मैप में मैंने बताया आपको। यह नदी काली गंडक और त्रिशूली गंगा नदियों के संगम से बनी है। ठीक है, तो ये दो नदियां जब आपस में मिलती हैं तो गंडक नदी का निर्माण करती हैं। गंगा नदी के दाएं तट पर मिलने, अभी हमने बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे दाएं तट से आकर मिलने वाली प्रमुख नदियां, है ना। तो सबसे प्रमुख नदी पहले हम पढ़ते हैं यमुना नदी। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? हिमालय की बंदरपूछ श्रेणी से, है ना। यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है, आपको पता ही होगा, गढ़वाल हिमालय से। इसका मुहाना प्रयागराज इलाहाबाद गंगा नदी में आकर के मिलती है, ये सब आपको पता होगा। लंबाई की बात करें तो 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक नदियों की बात करें तो चंबल, बेतवा, सिंध, हिंडन, वरुणा, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं जो कि इसके दाहिनी साइड या फिर राइट साइड से इसमें आकर के मिलती हैं। यह गंगा नदी की सबसे पश्चिमी व सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। तो ओवरऑल भारत में भी आप देखते हो तो सबसे कोई बड़ी सहायक नदी है तो वो यमुना ही है, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण नदी है। सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है, तो मैंने आपको पहले भी बता दी लंबाई। इसके किनारे स्थित शहर की बात करें तो दिल्ली है, मथुरा है, इसके अलावा आगरा है। काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों नगर आपको याद रखना है, दिल्ली, मथुरा, आगरा। ये किसके किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में ये प्रवाहित होती है ना। देखिए उत्तराखंड से निकलती है, फिर हिमाचल प्रदेश जाती है, हरियाणा जाती है, दिल्ली आती है और फिर उत्तर प्रदेश में आकर के प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे यम की बहन और सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश और भारत की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है, सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं चंबल नदी की। तो इसका उद्गम महूजाना पांव से होता है ना, इंदौर जिले के अंतर्गत है, विंध्याचल पहाड़ी में। मुहाने की बात करें तो मुरादगंज के पास इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर यमुना नदी में आकर के मिलती है ना। तो यमुना नदी में आकर के मिलती है, देखिए मैप में भी मैंने आपको बताया है, इटावा के पास आकर के। सहायक नदियों की बात करें तो बनास, पार्वती, क्षिप्रा, मेज, कुमारी, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी प्रदेश के आगरा व इटावा जिले की सीमा बनाती है ना। तो आगरा और इटावा जिले की सीमा बनाती है यूपी में आकर के। यह नदी अवनाली का अपरदन या फिर गली इरोजन के लिए जानी जाती है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो अवनाली का अपरदन करती है या फिर गली इरोजन करती है। तो चंबल नदी है ना। देखिए अवनाली का अपरदन क्या है? बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है, बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है या फिर बीहड़ों का निर्माण करती है। आप जानते होंगे चंबल के डाकू इन्हीं बीहड़ में छुपे हुए होते थे, है ना। तो ये अवनाली का अपरदन करती है चंबल नदी।
अब हम बात करते हैं बेतवा नदी की। तो इसका ओरिजिन रायसन का कुमरा गांव है ना, रायसन के कुमरा गांव से मध्य प्रदेश से ये निकलती है। मोहना हमीरपुर के पास आकर के यमुना में मिल जाती है, तो ये भी यमुना में आकर के मिल रही है। आगे बात करते हैं सिंध नदी की। विदिशा जिले की सिरौंज तहसील से निकल रही है। मोहाना जलौन के पास यमुना में आकर के मिल रही है। आगे है कैन नदी। छोटी छोटी नदियां हैं, कुछ कुछ पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी मध्य प्रदेश की नदियां हैं। कैन नदी की बात करें तो कैमूर की पहाड़ी के उत्तरी ढाल से ये निकल रही है ना, और बांदा जनपद में प्रवेश करती है और भोजहा नामक स्थान पर यमुना से मिलती है। ये सारी नदियां कहाँ पे आकर के मिल रही हैं? यमुना में आकर के मिल रही हैं। अगली है हिंडन नदी। तो सहारनपुर जिले के निचले हिमालय क्षेत्र के ऊपरी शिवालिक पर्वतमाला से निकलती है, तो शिवालिक क्षेत्र से निकलती है। मुहाने की बात करूं तो नोएडा के पास यमुना नदी में आकर के मिलती है। तो ये हिंडन नदी, सारी नदियां मैंने आपको मैप में बनाई है, आप देखते जाइए। अब हम बात करते हैं गंगा की कुछ सहायक नदियां। तो एक है टोंस नदी, है ना, ये कैमूर की पहाड़ी या फिर विंध्य रेंज से निकलती है, मैहर के निकट से, तमसा कुंड से, और मुहाना प्रयागराज के निकट गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। सोन नदी की बात करें तो अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश सोनकुंड नामक स्थान से निकलती है, पटना में आरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है ना, सोनभद्र जिले से होते हुए ये बहती है यूपी में, और आगे बिहार में जाकर के गंगा से मिलती है। बनास, गोपद और रेहंद ये कुछ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। ऐसी कौन सी नदी जैसे स्वर्ण के नाम से जाना जाता है या फिर स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? तो सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद से होकर के बिहार में प्रवेश करती है ना। तो ऐसी परियोजनाएं जिससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती हैं। देखिए कैसे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, ये देखिए मैं आपको मैप से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये डैम है ना, तो यदि हम कभी किसी नदी पर डैम बनाते हैं तो पीछे एक कृत्रिम झील बन जाती है ना। जब हम डैम बनाएंगे, किसी नदी के पानी को रोकेंगे, तो पीछे एक जल संग्रहण क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम वाटर रिजर्वायर बोलते हैं या फिर जल संग्रहण क्षेत्र बोलते हैं, और इसे कृत्रिम झील भी बोलते हैं। कृत्रिम झील का मतलब है मानव निर्मित झील, ठीक है। इसके अलावा एक डैम से हम क्या कर सकते हैं, नहरों के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में हम सिंचाई कर सकते हैं। कोई सूखाग्रस्त क्षेत्र तो वहाँ सिंचाई कर सकते हैं, आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा हम जल विद्युत का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा डैम से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। ऐसे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है एक डैम से या फिर किसी बहुउद्देशीय परियोजना से। देखिए उद्देश्य क्या क्या होते हैं, सिंचाई कर सकते हैं हम, आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण कर सकते हैं, पेयजल आपूर्ति कर सकते हैं, जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, जल परिवहन कर सकते हैं, और पर्यटन। तो इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति होती है किसी भी बहुउद्देशीय परियोजना से। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर या फिर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया की संज्ञा दी है ना। तो मैंने अभी आपको समझाया कि कोई भी बहुउद्देशीय परियोजना या फिर कोई भी डैम कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश की तरक्की के लिए। तो इसी के चलते जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर या फिर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया की संज्ञा दी है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वाला फैक्ट हो जाता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और काफी एग्जाम में ये पूछा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात सन 1948 में देश के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना की आधारशिला रखी गई थी, है ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सीधा सा एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी आपको पता होगा झारखंड या फिर छोटा नागपुर का पठार जो एरिया है वहां पर बहती है। इसके अलावा इसकी एक और खासियत क्या है दामोदर नदी की, ये कि ये पूर्व की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है जो कि भ्रंश घाटी में बहती है। भारत की 3 नदी ही ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी में बहती है ना। भ्रंश घाटी से मतलब है रिफ्ट वैली। एक है नर्मदा जो पश्चिम की ओर बहती है, एक है ताप्ती ये भी पश्चिम की ओर बहती है, और एक है दामोदर जो कि पूर्व की ओर बहती है। तो दामोदर नदी भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। 1948 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कुछ मैंने यहाँ पर नोट डाले हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। भारत का सबसे पुराना बांध कल्लनई बांध है, या फिर इसे हम ग्रैंड एनिकट के नाम से भी जानते हैं। ये कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में, है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत का जो सबसे लंबा बांध है ये महानदी पर उड़ीसा राज्य में है, हीराकुंड बांध, है ना। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ये 2 फैक्ट मैंने यहाँ पर नोट के रूप में लिखे हैं, आपको याद रखना है। अब हम एक एक करके डैम डिस्कस करते हैं। तो पहला है रिहंद बांध परियोजना या फिर रिहंद डैम प्रोजेक्ट। तो ये इसका स्थान कहाँ पर है, तो सोनभद्र जिले के पिपरी पहाड़ी के बीच सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर इसका निर्माण किया गया है ना। तो किस नदी पर है ये, रिहंद नदी पर है। रिहंद किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की। सोन नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका ओरिजिन अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, मध्य प्रदेश है ना। मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश जाती है, और उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार में गंगा
में जाकर के मिल जाती है। तो ये स्थान आपको याद रखना है। आधारशिला की बात करूं तो 13 जुलाई 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसका उद्घाटन 1963 में हुआ था। इसका नाम प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है। तो 1963 में इसका उद्घाटन हुआ और जो प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर इसका नाम रखा गया। विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करूं तो 50 मेगावाट की 6 इकाइयां यहाँ कार्य कर रही हैं। इस प्रकार से 300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ पर होता है। तो आपको याद रखना है 300 मेगावाट है, 50 मेगावाट की 6 इकाइयां यहाँ पर कार्य कर रही हैं। लाभान्वित जिलों की बात करूं तो सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, इन जिलों में 40 लाख एकड़ भूमि सिंचित की जाती है। तो ये सारे जिले मैंने आपको मैप में मेंशन किए हैं, तो आप मैप में भी लोकेशन देखते जाइए। लाभान्वित राज्य की बात करूं तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 4 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और एक ये गुरुत्वीय बांध है। तो किस टाइप का डैम है? देखिए डैम के अलग अलग टाइम होते हैं। आर्च डैम होता है, गुरुत्वीय बांध होता है, मिट्टी के बांध होते हैं, अलग अलग टाइप के बांध होते हैं। तो इसका जो टाइप है वो कैसा है? गुरुत्वीय प्रकार का ये बांध है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर ये स्थित है। रिहंद जलाशय, रिहंद बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर, सोनभद्र के पीपरी पहाड़ों के बीच रिहंद नदी को बांधकर बनाया गया है। यह झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह जलाशय 30 किलोमीटर लंबा और 15 किलोमीटर चौड़ा है। तो देखिए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि रिहंद जो डैम है उसके पीछे जो वाटर रिजर्वायर है उसी को बोला जाता है। तो ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील का मतलब है मानव निर्मित झील। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि मानव निर्मित झील या फिर जो वाटर रिजर्वायर होता है उसी को हम झील बोलते हैं या फिर कृत्रिम झील बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मैप में भी। चलिए नेक्स्ट डैम है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना। तो इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा इसका निर्माण 1958 में किया गया था मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से। स्थान की बात करूं तो ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर यह स्थित है। लाभान्वित जिलों की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के 3 जिले हैं, झांसी, जालौन और हमीरपुर, तथा मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला। तो ये सारे जिले इससे लाभान्वित होते हैं। देखिए मैप में मैंने आपको मेंशन किया है ये कौन कौन से जिले हैं, झांसी, जालौन और हमीरपुर। इसके अलावा मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला। तो ये सारे क्षेत्र आपको याद रखने हैं। इस बांध से 163.60 लाख घन मीटर पेयजल की उपलब्धता होती है इससे। ठीक है, तो इस बांध से इन क्षेत्रों में 163.60 लाख घन मीटर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। माता टीला बांध से गुरसराय और मंदर, काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नहरें निकाली गई हैं। इस नहर से झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन जिलों में लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि सिंचित या फिर सिंचाई की जाती है या फिर सिंचित की जाती है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो माता टीला बांध है या फिर परियोजना है इससे कौन सी 2 नहरें निकाली गई? तो एक गुरसराय और एक मंदर। इसके अलावा इस नहर से झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन जिलों में सिंचाई की जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक यहाँ पे मैंने फैक्ट या फिर आप नोट कह लीजिए कवर किया है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर, है ना। तो अब मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको नदियां डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। तो जो टिहरी बांध है वो किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया था कि जो उत्तर प्रदेश में ये गंगा रिवर पूरी बनती है वो मैंने आपको नदियों वाले चैप्टर में पढ़ाया था। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर आंसर दीजिए जो टिहरी डैम है वो किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। अगली है शारदा नहर परियोजना। यह प्रदेश की सबसे लंबी नहर है ना, लॉन्गेस्ट कैनाल है। इसकी कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है ना। तो ये लंबाई देख के आपको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि इसकी जो ये लंबाई मैंने यहाँ पर लिखी है इसकी शाखाओं और प्रशाखाओं के सहित है ना। देखिए एक नहर होती है मेन, इसके अलावा उससे अन्य शाखाएं और फिर उसकी भी प्रशाखाएं निकाली जाती हैं। तो ये कंप्लीट लंबाई यहाँ पर मैंने लिखी है। निर्माण कब हुआ था इसका? तो 1920 से लेकर के 1928 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। स्थान की बात करें तो पीलीभीत जनपद या फिर जिले में बनवासा नामक स्थान पर शारदा नदी पर ये बनाई गई है, ये परियोजना है। ये मैप में भी मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। लाभान्वित जिलों की बात करूं तो पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, इन जिलों की लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। सारे जिले मैंने आपको यहाँ पर मैप में मेंशन किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। इस नहर पर
खटीमा जल विद्युत केंद्र है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि खटीमा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है ना। तो शारदा नहर परियोजना में ये स्थित है। शारदा जल विद्युत परियोजना इसी नहर पर पीलीभीत जिले के बनवासा के निकट स्थापित है ना। तो इसी की जो जल विद्युत परियोजना है शारदा जल विद्युत परियोजना, वो पीलीभीत जिले में ही बनवासा जहां पर ये स्थित है वहीं पर इसकी जल विद्युत परियोजना भी स्थित है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करूं तो 41,400 किलोवाट का यहाँ पर उत्पादन होता है। तो ये सारे फैक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। आगे है राजघाट बांध एवं नहर परियोजना। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। स्थान की बात करूं तो ललितपुर जिले के बेतवा नदी पर ये स्थित है ना। तो यहाँ पे देखिए आप, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री पर है ये ललितपुर जिला, सीमावर्ती जिला है। तो यहीं पर बेतवा नदी पर इसको बनाया गया है। लाभान्वित जिलों की बात करूं तो हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, जालौन आदि जिलों में सिंचाई इससे की जाती है ना। तो हमीरपुर, ललितपुर ये सारे बुंदेलखंड रीजन वाले जिले हैं, है ना। बुंदेलखंड का जो पठार है, ये सारी चीजें मैंने आपको फिजिकल डिवीजन में पढ़ाई है, तो आपको जिले की नॉलेज भी ऑलरेडी होगी। अगली है पूर्वी यमुना नहर या फिर ईस्टर्न यमुना कैनाल। तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1831 में हुआ था। यह प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो पूर्वी यमुना नहर या फिर ईस्टर्न यमुना कैनाल है। इसका निर्माण 1831 में हुआ था। ये डेट भी आपको याद रखनी है। इसके स्थान की बात करूं तो फैजाबाद सहारनपुर में यमुना नदी के बाएं ओर से या फिर लेफ्ट साइड से इसको निकाला गया है ना। तो यहाँ देखिए सहारनपुर जिला है, तो इसके बाएं ओर से ये इस नहर को निकाला गया है। इसकी कुल लंबाई की बात करूं तो 1440 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लाभान्वित जिलों की बात करूं तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ आदि जिलों की लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। तो ये सारे जिले मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं। एक नोट मैंने यहाँ पर डाला है, इस नहर को शाहजहां के द्वारा खुदवाया गया था तथा अंग्रेजों ने फिर आगे चल करके इसका विस्तार किया। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, किसने खुदवाया था? तो शाहजहां ने खुदवाया था। और आगे इसका काम किसने करवाया? तो अंग्रेजों ने इसका आगे काम करवाया। चलिए अब हम बात करते हैं रामगंगा परियोजना की। तो इसका उद्देश्य सबसे पहले देख लीजिए, तराई के मैदानी भागों में सिंचाई एवं पनबिजली का उत्पादन है ना। तो जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र क्या होता है हमने फिजिकल डिवीजन में बहुत डिटेल में पढ़ा है। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के बिल्कुल देख सकते हैं। तो इसका उद्देश्य आपको याद रखना है, सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो रामगंगा परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो तराई के मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई और पनबिजली का उत्पादन करना। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1975 में इसका निर्माण हुआ था। स्थान की बात करूं तो बिजनौर जिले में स्थित कालागढ़ नामक स्थान में रामगंगा नदी पर इसको निर्मित किया गया है। तो बिजनौर, यहीं से गंगा नदी भी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो यहीं पर इसका निर्माण किया गया है। ऊंचाई की बात करूं तो 128 मीटर इस डैम की हाइट है। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? तो रामगंगा डैम है। यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है? 128 मीटर है। कई जगह आपको रेहंद भी लिखा मिलता है, तो रेहंद वो गलत है, सबसे ऊंचा रामगंगा ही है। लाभान्वित जिलों की बात करूं तो उत्तराखंड राज्य के अलावा प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर, ये सभी जिले इससे लाभान्वित होते हैं ना। तो मैप में भी मैंने आपको मेंशन किया है, तो आप देख सकते हैं। अगली है ऊपरी गंगा नहर या फिर अपर गंगा कैनाल। तो इसका निर्माण 1840 से लेकर के 1854 के मध्य हुआ था। स्थान की बात करूं तो हरिद्वार के समीप गंगा नदी के दाहिने या फिर राइट साइड से इसको निकाला गया है ना। तो हरिद्वार के समीप से ही इसको निकाला गया है, गंगा के दाहिने साइड से। इसके अलावा लाभान्वित जिलों की बात करूं तो मैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। तो ये सभी जिले इससे लाभान्वित होते हैं सिंचाई के रूप में। ये सारे जिलों को मैंने मैप में मेंशन किया है, तो आप देख सकते हैं। इससे आगरा नहर एवं निचली गंगा नहर को जल की आपूर्ति की जाती है ना। तो एक आगरा नहर है, तो इस नहर को भी जल की आपूर्ति की जाती है ऊपरी गंगा नहर से। और एक और अभी हम पढ़ेंगे निचली गंगा नहर है, तो इसमें भी जल की आपूर्ति की जाती है। अगली है निचली गंगा नहर। तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1871 से 1878 के बीच में हुआ था। स्थान बुलंदशहर जनपद के नरोरा नामक स्थान में इसका निर्माण किया गया है। तो बुलंदशहर जनपद है, नरोरा नामक स्थान है, मैप में मैंने मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है। कुल लंबाई की बात करूं तो 8800 किलोमीटर है ना, मुख्य नहर, शाखाओं और प्रशाखाओं को मिलाकर। ठीक है, तो 8800 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, इसकी शाखाओं सहित। लाभान्वित जिलों की बात करूं तो बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज आदि जिलों की सिंचाई की जाती है। तो ये सारे जिले देखिए मैंने मैप में मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं। अगला है हसनी कुंड बैराज।
तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1872 में या फिर 1872 में इसका निर्माण हुआ था। इसका स्थान की बात करूं तो सहारनपुर के पास यमुना नदी में इसको बनाया गया है। देखिए मैप में मैंने आपको बताया है ना, तो सहारनपुर के पास से यमुना नदी पर इसको बनाया गया है। इसके अलावा यह 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है। तो ये 5 राज्य के नाम आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हथनीकुंड बैराज जो है वो कौन से 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अगला है 1978 की भयंकर बाढ़ के बाद ये क्षतिग्रस्त हो गया था, है ना। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो हथनीकुंड बैराज है ये क्षतिग्रस्त कब हुआ था? तो 1978 में जब बाढ़ आई थी तब ये क्षतिग्रस्त हो गया था, है ना। इसका पुनर्निर्माण कब किया गया? तो 1999 में इसका काम पूर्ण हुआ था जब ये क्षतिग्रस्त हो गया था, तो है ना, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। वर्तमान में इसे नया ताजेवाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो हथनीकुंड बैराज है इसका अन्य नाम क्या है? तो ताजेवाला बैराज के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला है मेजा जलाशय नहर। तो इसका स्थान कहाँ है? प्रयागराज में बेलन नदी पर मिट्टी का बांध बनाया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि किस प्रकार का बांध है? मिट्टी का बांध है ना, मेजा जलाशय नहर। तो ये आपको याद रखना है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 315 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लाभान्वित जिलों की बात करूं तो प्रयागराज एवं मिर्जापुर जिले के लगभग 7300 एकड़ भूमि इससे सिंचित की जाती है। तो मैप में आप देख सकते हैं प्रयागराज और मिर्जापुर जिले हैं ये दो। अगली है बेतवा नहर। तो इसका निर्माण 1885 में किया गया था। स्थान की बात करूं तो झांसी के पारीक्षा नामक स्थान पर बेतवा नदी पर इसको बनाया गया है। झांसी में पारीक्षा नामक स्थान यहाँ पर देखिए मैप में मैंने आपको बताया है। लाभान्वित जिलों की बात करूं तो झांसी, जालौन, हमीरपुर जिलों की लगभग 83,000 हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित की जाती है। तो मैप में मैंने आपको मेंशन किए हैं सारे जिले, आप देख सकते हैं। बुंदेलखंड रीजन के जिले हैं ये। नहर की 2 मुख्य शाखा हमीरपुर शाखा और कठौना शाखा है। तो इसकी 2 मुख्य शाखाएं, एक है हमीरपुर शाखा और एक कठौना शाखा। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ये 2 शाखाएं किससे संबंधित है? तो बेतवा नहर से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य बांध हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक है पथरई बांध, है ना, ये पथरई नदी पर है ललितपुर में। सरयू बांध सरयू नदी पर है बहराइच में। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है मध्य प्रदेश में। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर है महोबा में। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण डैम मैंने यहाँ पे फैक्ट के रूप में लिखे हैं, आपको याद रखने हैं। एक यहाँ पे मैंने फैक्ट डाला हुआ है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र रिहंद बांध पर बनाया गया है ना। तो उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र मतलब यहाँ पे जो जलाशय है उसमें तैरता हुआ एक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद बल्लभ पंत सागर या फिर रिहंद बांध पर देश का सबसे बड़ा और यूपी का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट यहाँ पर तैयार किया गया है। अपनी तरह का यह सोलर प्लांट 150 मेगावाट क्षमता का हुआ है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट की ये न्यूज है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर जो कृत्रिम झील है वहां पर इसको इंस्टॉल किया गया है। भारत की कुछ महत्वपूर्ण डैम हमने यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए एक है भाखड़ा नंगल बांध, ये हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर है ना। कुछ महत्वपूर्ण डैम मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। एक है सरदार सरोवर, ये सबसे बड़ा डैम है भारत का, ये गुजरात में है, नर्मदा नदी पर स्थित है। इडुक्की डैम ये आर्च डैम है, चपाकार बांध है, पेरियार नदी केरल में स्थित है। इसके अलावा नागार्जुन सागर ये तेलंगाना में है, कृष्णा नदी पर है। इसके अलावा कुछ डैम मैंने पहले भी आपको बताए हैं, है ना, जैसे टिहरी डैम सबसे ऊंचा डैम है, सबसे लंबा हीराकुंड डैम है। चलिए हम उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख पेयजल परियोजनाएं देख लेते हैं। पहली है गंगा जल परियोजना। तो इसका स्थान कहाँ पर है? दिल्ली नोएडा के समीप प्रताप विहार पर इसको बनाया गया है। इसकी क्षमता कितनी है? 50 क्यूसेक। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लाभान्वित जिलों की बात करूं तो नोएडा एवं गाजियाबाद जिलों में इससे पेयजल की आपूर्ति की जाती है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो गंगा जल परियोजना है उससे किन जिलों में या फिर किस क्षेत्र में जल की आपूर्ति की जाती है? तो नोएडा और गाजियाबाद, ये 2 जगह आपको याद रखनी है। अगला है लवकुश बैराज परियोजना। तो इसका स्थान कहाँ पर है? कानपुर में गंगा नदी पर इसको निर्मित किया गया है ना। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि किस नदी पर है ये? तो गंगा नदी पर है। इसके अलावा किस जिले में है? तो कानपुर में है। उद्देश्य इसका क्या है? कानपुर नगर को पेयजल की उपलब्धता कराना। इसका निर्माण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जल संपूर्ति परियोजना के तहत किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है जो लवकुश बैराज है ना, इसका निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जल संपूर्ति परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है। अगला है आगरा बैराज परियोजना। तो इसका स्थान आगरा जनपद में ताजमहल से करीब 8 किलोमीटर दूर यमुना नदी पर स्थित है। इस परियोजना से आगरा जिले को पेयजल की आपूर्ति की जाती है ना। तो आगरा को इससे पेयजल की आपूर्ति होती है। अगला है गोकुल बैराज परियोजना। मथुरा जिले के गोकुल के समीप यमुना नदी पर है ना। तो यमुना नदी आपको याद रखना है। गोकुल बैराज कहाँ पर है? इसके अलावा मथुरा जिला भी आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है? इस परियोजना के तहत एक बैराज बनाकर वर्षा जल को 5 मीटर की गहराई में संचित करना। तो इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा अलग है ना। उद्देश्य क्या है? वर्षा के जल को एकत्रित करना।
अब हम उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहले हम झील की डेफिनेशन देख लेते हैं कि झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा हुआ होता है ना। तो देखिए झील के सबसे पहले तो प्रॉपर्टी ये हो गई कि झील क्या होती है कि चारों ओर से स्थल खंड से घिरा हो। इसके अलावा झील की दूसरी विशेषता यह होती है कि उसमें स्थायित्व हो। स्थायित्व का मतलब होता है उसका जो जल होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं करता है, स्थिर रहता है। सामान्य रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे होते हैं जिनमें जल भरा हुआ रहता है ना। तो झील नॉर्मली भूखंड के बीच में एक जल स्रोत होता है जो कि इसका जल स्थिर होता है ना। तो ये नॉर्मल सी डेफिनेशन है। प्रदेश में झीलों की संख्या कम है। प्रदेश के अधिकतर झीलों का निर्माण भूगर्भिक हलचलों या फिर जो टेक्टोनिक गतिविधियां होती हैं, जियोलॉजिकल मूवमेंट्स होते हैं, उसके द्वारा गर्तों में पानी भर जाने के कारण हुआ है। कुछ झील देख लेते हैं। एक है टांडा दरी झील, ये मिर्जापुर में है। फुलहर झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली है ना, पीलीभीत में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम झील है, कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित झील है, सोनभद्र में है। अलवारा झील कौशाम्बी है। इसकी विशेषता क्या है? विदेशी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, मतलब विदेशी पक्षी यहाँ पर आते होंगे, शरण लेते होंगे। बड़ा ताला झील, गोकुर झील भी बोलते हैं इसको, ये शाहजहांपुर में है। तो ये सारी झीलें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रदेश की बहुउद्देशीय योजनाएं एवं सिंचाई योजनाओं से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। प्रदेश में सिंचाई के लिए सर्वप्रथम जो कार्यालय है वो सहारनपुर में 1823 में खोला गया है ना। तो पहला है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला कार्यालय कहाँ खोला गया था। सहारनपुर में 1823 में खोला गया था। 1830 में प्रथम नहर यमुना नहर का निर्माण किया गया था, है ना। तो पहली नहर कौन सी थी? 1830 में यमुना नहर, ये मैंने आपको पहले भी बताया पॉइंट। प्रदेश में बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करने हेतु 1973-74 में शारदा सहायक, रामगंगा और गंडक नामक 3 समादेशी विकास परियोजनाओं का प्रारंभ किया गया था, है ना। तो 1973-74 से इन तीनों विकास परियोजनाओं का प्रारंभ किया गया था, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। 1977-78 में निर्माणाधीन सरयू नहर परियोजना को अगस्त 2012 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। तो आपको याद रखना, जो सरयू नहर परियोजना, इसको अगस्त 2012 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के पश्चिमी भाग के जिलों मेरठ, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर में नलकूप के द्वारा लगभग 70.8% सिंचाई की जाती है। तो देखिए ये पश्चिमी जिले हैं जितने भी मैंने आपको मैप में मेंशन किए हैं, तो इससे लगभग नलकूपों के द्वारा इन जिलों में 70.8% सिंचाई की जाती है। नहरों के द्वारा 17.2 और तालाब और कुओं से 11.5% यहाँ पे सिंचाई होती है। प्रदेश में लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नहर रायबरेली में और सबसे कम अमरोहा में है। तो यही भी पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे लंबी नहर कहाँ पर है? रायबरेली में है।